नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 22 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो ओगाडोंगो है, जो वेस्ट अफ्रीका में है। ये बुर्किनो फासो की राजधानी है। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इसके आसपास में कौन कौन से कंट्री हैं तो इसको जानेंगे अच्छे से। ये लैंडलॉक कंट्री है और भी चीजें जानेंगे। अगला आर्टिकल है साइलेंट किलर, इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। मतलब कि कहा जाता है कि जो भारत में ब्लड प्रेशर है वो एक साइलेंट किलर की भूमिका निभा रहा है, मतलब कि खामोशी से मार दे रहा है। जो रक्तचाप को नियंत्रण में रखने के लिए भारत को अधिक लोगों को शामिल करना आवश्यक है और इसके लिए सही नीतियां बनाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, जिससे कि जो ब्लड प्रेशर के मुख्य कारण है उसको कम किया जा सके और ब्लड प्रेशर से संबंधित रोगियों की संख्या को कम करने में सफल हो सके। अगला आर्टिकल है भारतीय पंखा बाजार के लिए एक प्रकाश बल क्षण। मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि जिस तरह से हम लोग एलईडी लाइट को प्रमोट करने के लिए उजाला योजना शुरू किए थे, उसी तरह से कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान में बीएलडीसी जो लाया गया है, जो कम पावर यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा तेज चलता है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार पढ़ेंगे। तो ये क्या है और अ लाइट बल्ब मोमेंट फॉर द इंडियन फैंस। इंडियन फैंस बहुत तेज से मार्केट में फैल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही 1 अरब भारतीय पंखा बाजार में होंगे, तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है भारत के विकास को सही दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें मुख्यतः राइटर जो है स्पेस के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, तो कहा जा रहा है राइटर के द्वारा क्या उस समय जो भारत इतना गरीब था तो क्या गरीबी को कम करने या बुनियादी ढांचों को विकास करने के लिए ये पैसों को उपयोग नहीं किया जा सकता था। भारत अभी वर्तमान में जो मून के साउथ पोल पे पहुंच गया है, तो उससे जो उपलब्धियां हासिल हो रही है, क्या भारत की जो मुख्य समस्याएं हैं गरीबी, जाति, धार्मिक, तो ये समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो इसी के बारे में पूरे विस्तार से डिस्कस करते हैं राइटर। तो ये दोनों जो आर्टिकल है वो एडिटोरियल में है, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल है पॉन्जी स्कीम का वादा। पॉन्जी स्कीम के रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या किया है और वादा जो किया, जैसे पिरामिड बनाया जाता है, एक व्यक्ति यहाँ फिर वो 2 लोग जोड़ेगा, फिर ये 2 लोग जोड़ेगा, तो इसी तरह से ये पॉन्जी स्कीम दिए जाते हैं और लोक लुभावन वादे किए जाते हैं कि आप इस स्कीम में 10,000 रुपए दीजिए, अगले महीने ये 15,000 हो जाएगा। तो इसी तरह जो वादा किया जा रहा है, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं और भारत इसे नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से कानून बनाया है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्ड लोकेशन देख लेते हैं, ओगाडोंगो, ठीक है। याद रखिएगा ये बुर्किना फासो की राजधानी है, ये वेस्टर्न अफ्रीका में है। वेस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, यहाँ से रेगुलर क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंटिनेंट हो या फिर मेडिटेरियन सी हो, दोनों जगह से क्वेश्चंस रेगुलर बनते हैं। तो यहाँ मुख्य बात यही है कि ये जो बुर्किनो फासो है उसकी राजधानी ओगांडोंगा है और ओगाडोंगा जो है वो प्रशासनिक, संचार, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है बुर्किनो फासो कंट्री का। तो यहाँ के जो शहर का नाम छोटा कर दिया है ओंगा, ठीक है। वहाँ का जो शहर का नाम है ओगाडोंगा को वहाँ के लोकल लोग ओंगा कहते हैं और वहाँ के निवासियों को कहा जाता है ओंगालैश। याद रखिएगा दोनों चीजें। और बुर्किना फासो को पहले गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। इसके उत्तर में, हाँ ये मुख्य चीजें हैं, जैसे कि बुर्किना फासो, इसके उत्तर में माली है, उसके बाद पूरब में नाइजर है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण तथा पश्चिम में जो ये क्षेत्र है वो टैगो का क्षेत्र है। तो अच्छे से इसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्थित है और ये लैंडलॉक कंट्री है, ये याद रखिएगा। इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। जैसे ये है बुर्किनो फासो, इसकी राजधानी जो है ओगाडोंगा है, ओगाडोंगो, ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ देखिए ये घाना है, नाइजर है, टोगा है, किसका किसका बॉर्डर हो रहा है, बेनिन है, माली है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, यहाँ पे अफ्रीका का पूरा दे दिया हूँ। जैसे कि बुर्किनो फासो यहाँ पे है, नॉर्थ में माली है, यहाँ बेनिन है, टोगो है, घाना है, ठीक है। याद रखिएगा कुछ चीज़ें, गुएना है, ये मेनली एक लैंडलॉक कंट्री है। इधर नाइजर है, ठीक है। और ये देखिए ये नाइजर नदी जो है यहाँ बुर्किनो फासो में बहती है।
यहाँ पे लेक वोल्टा है, ठीक है, ये जो है वो लेक वोल्टा है, ठीक है। उसके बाद एक और मैप है, इसे भी विस्तार से देख सकते हैं, जितना अच्छा से देख सके उतना बेहतर है, ठीक है। यहाँ से ना तो इक्वेटर पास करती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये याद रखिएगा, ये क्षेत्र है, ठीक है। जो भी अच्छा फिगर लगे बस समझने की जरूरत है कि कहाँ पे है इसका लोकेशन, और इसके आसपास के लोकेशन को भी याद रखें। जैसे ये कोस्टल एरिया दे दिया हूँ, तो यहाँ पे जैसे ये वेस्टर्न सहारा है, उसके बाद मोरिटियानी है, उसके बाद सेनेगल है, तो ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। गुयाना है, उसके बाद सियरा लियोन है, लाइबेरिया है, कोटे डाइवोरिया है, तो घाना है, तो ये सब कोस्टल एरिया है। टोगो है, नाइजीरिया, नाइजीरिया देखिए ये कोस्टल एरिया है, लेकिन नाइजर जो है वो कोस्टल एरिया नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। कैमरून है, उसके बाद गैबोन है, तो ये कुछ क्षेत्र को याद रखिएगा जिससे कि आपको आसानी हो, और खास कर जो इक्वेटर कट करती है कौन कौन सी कंट्री, उसके बाद ट्रॉपिकल कैंसर कौन कौन सी कंट्री से गुजरती है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, ये भी एडिटोरियल में था। इसमें कहा जाता है कि अभी वर्तमान समय में जो हाई ब्लड प्रेशर है ये एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है, तो खामोशी से मारने वाला है, ठीक है, साइलेंट किलर, जो रक्तचाप को नियंत्रित में रखने के लिए भारत को अधिक लोगों को शामिल करना होगा। इसलिए कहा जाता है कि भारत को ब्लड प्रेशर से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कहा जाता है उच्च रक्तचाप पर WHO की पहली रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर उच्च रक्तचाप 3 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। तो 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति जो हमेशा से हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जा रहे हैं, और 5 में से 4 में से पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं है, मतलब कि 5 में से 4 लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रित भी नहीं है। तो यहाँ पे 19 सितंबर को जारी किया गया यह रिपोर्ट, जिसमें कहा गया WHO द्वारा, ठीक है। जो अभी बातें मैंने बोला, 3 में से 1 लोग इस तरह से बीमार हो जाते हैं और 5 में से 4 लोगों का अनियंत्रित ब्लड प्रेशर है। तो देशों ने सस्ती दवाओं की आसान उपलब्धता के बावजूद मृत्यु और विकलांगता के सबसे बड़े जोखिम कारक को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत कम प्रयास किया है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है जो सबसे बड़ा जोखिम कारक के रूप में है हाई ब्लड प्रेशर, उसको नियंत्रण इतना आसानी से हमें सस्ता दवाइयाँ उपलब्ध हो जा रहा है, फिर भी हम इसे नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, जो मृत्यु और विकलांगता का सबसे मुख्य कारण है हाई बीपी। यहीं पे इसको राइटरों कहते हैं। जो अनियंत्रित रक्तचाप होता है 140/90, याद रखिएगा, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर से दिल के दौरा और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी बीमारियों के लिए मुख्य जोखिम कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि जो हार्ट अटैक आता है और स्ट्रोक जो भी आते हैं उसका जो मुख्य कारक है वो हाई ब्लड प्रेशर है, और बीमारी और मृत्यु का सबसे ज्यादा मुख्य कारण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उससे जुड़ी स्वास्थ्य जोखिम जो 140/90 से अधिक शुरू नहीं होते हैं, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके बजाय वे नैदानिक उच्च रक्तचाप, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, स्पेशली इन द पीपल हु आर डायबिटिक आर ऑब्वियस एंड दोज हु कंज्यूम टोबैको एंड अल्कोहल रिपोर्ट्स, उसका जो हाइपरटेंशन लेवल होता है इन द पॉपुलेशन उनका ज़्यादा होता है, लेकिन वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, मोटापे से पीड़ित हैं, जो तंबाकू और शराब का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जो ब्लड प्रेशर लेवल होता है वो निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए जनसंख्या में जो उच्च रक्तचाप है उसका स्तर पर रिपोर्ट दिया गया उच्च रक्तचाप से संबंधित जोखिम को कम आंकती है। ऐसा कहा जाता है जो मधुमेह से पीड़ित होता है, मोटापे से ग्रस्त होता है, तंबाकू और सेवन करता है, जो शराब का सेवन करता है, उन लोगों का जो ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है। 2019 के आंकड़ों पर आधारित WHO की रिपोर्ट में कहा गया कि 30 से, ठीक है, 30 से 79 वर्ष की आयु वाले लगभग 188 मिलियन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो इसे ध्यान रखना होगा, और खास कर वे लोग ज्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मधुमेह से ग्रसित है, मोटापे से ग्रसित है, उन्हें ज्यादा ये समस्याएं हो रही है। या तो ऐसा भी हो रहा है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या उससे ज्यादा संबंधित समस्याएं हैं, तो उनमें ये बीमारियां तेजी से फैल रही है, जैसे कि मधुमेह, मोटापा, ये बीमारियां बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी बातों को कहा जा रहा है, उनमें से
केवल 37% में इस स्थिति का निदान किया गया और 30% का इलाज किया गया और केवल 15% लोग जो हैं वो अपने हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं 37% में से। ठीक है, तो इस स्थिति का निदान, उपचार और नियंत्रण करने में महिलाएं जो है वो पुरुषों की तुलना में थोड़े बेहतर है। मतलब महिलाएं जो है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है वे अपने आप को कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन जो पुरुष हैं वो उनकी तुलना में कम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो फरवरी 2022 के एक अध्ययन के अनुसार कहा गया कि भारत के कुछ हिस्सों के स्कैची डेटा के अनुसार प्रति वर्ष प्रति 1 लाख लोगों पर स्ट्रोक की घटनाएं हुई, जिसमें से 108 से 172 पाए गए जो ब्लड प्रेशर का रिपोर्ट होता है 140/90 ही होना चाहिए, इसमें 108 से 172 पाए गए और एक माह की मृत्यु दर जो है वो 18 से 42% रही, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो हार्ट अटैक आ जाते हैं या स्ट्रोक आते हैं, इसे समय जो मृत्यु हुई 18 से 42% के बीच में हुई मात्र एक माह में। उसके बाद ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ डिजीज रिपोर्ट में 2019 में कहा गया कि दिल का जो दौरा है भारत में मृत्यु और विकलांगता का मुख्य कारण है। ये रिपोर्ट याद रखिएगा, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट 2019 में कहा गया जो दिल के दौरे के कारण भारत में मृत्यु और विकलांगता का मुख्य कारण है। ठीक है, इलाज किया गया और इसे नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ अध्ययन से पता चलता है कि अतिरिक्त नमक, ये जो अतिरिक्त नमक का सेवन हम लोग करते हैं वो भी एक कारण है जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसका। ठीक है, तो इसलिए हमें एक नियंत्रित नमक का सेवन करना चाहिए। कहा जाता है कि प्रतिदिन 5 ग्राम से अधिक हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो 17 से 30% जो हाई ब्लड प्रेशर के केसेज आते हैं वो अधिक नमक खाने के कारण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये डेटा 17 से 30%, जबकि सदस्य राज्यों को 2025 तक नमक की औसत आबादी के सेवन में 30% सापेक्ष कमी लाने की आवश्यकता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत को 2025 तक जो हमारा जो नमक का कंजम्पशन है, नमक का उपयोग है, उसको लगभग 30% कम यूज करने की आवश्यकता है। भारत को नमक का जो सेवन कम करने के लिए WHO के द्वारा ऑलरेडी कमेंट किया गया है, ऑलरेडी कई घटनाओं को लागू करने के लिए कहा गया है। तो 2021 में प्रकाशित 4 भारतीय राज्यों के एक अध्ययन में पाया गया कि जो पैकेज्ड, बहुत ही प्रॉब्लम आजकल क्रिएट हो रहा है, जो पैक्ड फूड हम लोग खा रहे हैं, बहुत तरह के जितने भी कुरकुरे, लेज, ये सब जो आ रहे हैं, क्योंकि उसे सुरक्षित रखने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। क्लियर बात है कि और वो ताजा नहीं होता है। लंबे समय तक किसी भी चीज को रखने के लिए उसमें एक्सटर्नल केमिकल डालना ही होगा। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि एक अध्ययन में जो पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी की मात्रा अधिक पाई जाती है और पैकेट के सामने पोषण लेबलिंग को अनिवार्य बनाने की बात की गई। नमक कम करने के लिए खाद्य पदार्थों के पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करना और नमक का सेवन कम करने के लिए लोगों में जागरूकता। तो यहाँ पे दोनों चीजें कही जा रही है। जो भी फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं उसे नमक कम करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है और भारत में भी लोगों को जागरूक करने के लिए निरंतर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे नमक का जो उपयोग है वो हम लोग कम करें, लगभग 30% के आसपास। तो यहाँ पे यही बातें कही जा रही है। हालांकि भारत ने उपन्यास इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के माध्यम से उच्च रक्तचाप वाले लोगों के रक्तचाप नियंत्रण में सुधार करने में अच्छा काम किया। तो एक उपन्यास का भी नाम यहाँ पे दिया गया है, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। इसके माध्यम से भी जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करने के लिए। तो 2018 में लॉन्च किया गया ये इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव ने 5 को सफलतापूर्वक नामांकित किया। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, 5वें नंबर पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये थे आर्टिकल जिसमें बताया गया है कि भारत के लिए कितनी बड़ी परेशानी बनी हुई है हाई ब्लड प्रेशर और इसके जो मुख्य कारण हैं वो 3-4 कारण बताए गए हैं, जैसे कि मोटापा, ठीक है, मधुमेह, उसके बाद शराब या तंबाकू। ठीक है, ये सारी समस्याएं हैं और जो अभी वर्तमान समय में नमक का उपयोग हम लोग ज्यादा कर रहे हैं तो ये सारे समस्याओं के कारण हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप भारत में मृत्यु दर बढ़ रहा है और विकलांगता भी बढ़ रहा है हाई ब्लड प्रेशर के कारण। तो इसे याद रखिएगा और कुछ कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं जागरूकता फैलाने के लिए, इसे याद रखिएगा। कुछ कुछ रिपोर्ट्स दिया हूं मैं इसमें, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। इस आर्टिकल में राइटर द्वारा कहा जाता है कि भारतीय बाजार में जो पंखा की स्थिति है वो बहुत ही बेहतर है। अ लाइट बल्ब मोमेंट फॉर द इंडियन फैन मार्केट।
ठीक है, तो इसको आगे पढ़ते हैं। इसमें कहा जाता है अगस्त और सितंबर के आर्द्र मौसम, इवन इन द ह्यूमिड वेदर ऑफ अगस्त एंड सितंबर, मई की शुष्क गर्मी की तरह छत का जो पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, भारत में कई लोगों को आराम प्रदान करता है। सीलिंग फैन बाजार की नीतिगत अनिवार्यताओं और विनियमन परिवर्तन से प्रेरित होकर मंथन के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द सीलिंग फैन मार्केट इज अंडर गोइंग अ क्रून टू ड्राइवन बाय पॉलिसी imperatives and regulation changes, but the fan market must learn from the successes and हाइकअप्स ऑफ द लाइट इमिटिंग एलईडी, जो एलईडी शुरू किया गया था और उसके लिए उजाला योजना चलाया गया था, और जितने भी बिजली विभाग है जहां पे बिजली बिल जमा किया जाता है वहां पे इसको इनिशिएट किया गया और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया गया, जिससे कि आज वर्तमान समय में हम लोग एलईडी को पूर्णतः उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाता है, जिससे कि हम लोग कोयला का कम उपयोग करते हैं, हम लोग जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसका कम उपयोग करते हैं। तो ये सब सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो यही बातें यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो पंखा का बाजार है उसमें बदलाव लाने वाली नीतिगत अनिवार्यता दुनिया में ऊर्जा परिवर्तन है। जैसे कि अभी पंखा के लिए VLDC भी उसी तरह लाया गया है, VLDC, ठीक है, जो कि ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। ये कम ऊर्जा लेता है, कम इलेक्ट्रिसिटी का खपत करता है और ज्यादा स्पीड में भी चलता है, ठीक है। तो यही बातें कही जा रही है कि सरकार को जिस तरह से एलईडी को प्रमोट करने के लिए नीतियां अपनाई गई थी, यहाँ पे भी पंखा को प्रमोट के लिए नई नई नीतियां अपनाई जाए, जिससे कि हमारा जो लक्ष्य है 2005 की तुलना में 2030 तक, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि जो हमारा लक्ष्य है 2005 की तुलना में 2030 तक जो सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई हानिकारक उत्सर्जन जो है, मतलब कि रिड्यूसिंग हार्मफुल इमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी को हमें लगभग 45% घटाना है, ठीक है। तो इसे घटाने के लिए हमें एलईडी की तरह ही जो उजाला योजना था उसी की तरह एक केंद्रीय सरकार द्वारा एक योजना बनाना चाहिए, जिससे कि हम इसे प्रमोट कर सके बीएलडीसी को, और जो भी पर्यावरण मित्र, पर्यावरण फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो भी है पंखे, उसका उपयोग ज्यादा करें, जिससे कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हम लोग 45% तक कम कर सके। तो भारत के लक्ष्य के लिए आर्थिक गतिविधियों के लिए खपत की जाने वाली ऊर्जा में भारी कमी की आवश्यकता है वर्तमान समय में, जिससे कि हम 2030 का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर सकें। तो भारत में लगभग 1/3 बिजली की खपत जो है वो डोमेस्टिक घरों में होती है, ठीक है। यहाँ पे यही कहा जाता है 1/3 ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन इंडिया एंड सीलिंग फैंस यूज्ड बाय 90% ऑफ हाउसहोल्ड्स। मतलब कि इसमें क्लियर कहा जा रहा है कि 1/3 जो जितना भी जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसका हम लोग 1/3 जो होता है हाउस होल्ड, घर में यूज होता है, घरों के खपत में यूज होता है, और उसी पे कहा जाता है जो घर में जो सारी बिजली यूज होती है उसमें से लगभग 90% जो घर का बिजली है वो घरों के लिए यूज होता है। सीलिंग इन्वायरमेंट एंड वाटर काउंसिल ऑन एनर्जी सर्वे ऑफ 2020 में कहा गया है कि 90% घरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सीलिंग फैंस घरेलू बिजली की खपत का लगभग 1/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि 90% घरों में जो बिजली उपयोग होता है उसमें 1/3 जो खपत होता है वो पंखा के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का अनुमान है, यहाँ पे लिखा गया है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान प्रोजेक्ट का अनुमान है कि भारत में उपयोग में आने वाले जो पंखों की संख्या है 2038 तक, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये 2038 तक ऐसा अनुमान है किसका, द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान प्रोजेक्ट का, कि 2038 तक भारत में लगभग 1 अरब, ठीक है, 1 बिलियन पंखा उपयोग होगा, जो अभी वर्तमान में 50 मिलियन है, ठीक है। क्योंकि औसत तापमान के साथ साथ आय भी बढ़ रही है वर्तमान समय में, तो औसत तापमान भी बढ़ रहा है और निरंतर आय भी बढ़ रही है। तो यही कारण है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है द इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान प्रोजेक्ट के द्वारा कि 2038 तक भारत में 1 अरब पंखों का खपत होगा। आगे देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है पंखों के महत्व को देखते हुए यहाँ पे स्टार रेटिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, जिससे कि पता चले कि ये पंखा कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो पंखों के महत्व को देखते हुए केंद्रीय, याद रखिएगा कौन देता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, BEE, किस मिनिस्ट्री के द्वारा आता है, तो इंडियाज एनर्जी इफिशियंसी रेगुलेशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो याद रखिएगा अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो यहाँ पे कहा जाता है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत के ऊर्जा दक्षता नियामक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE, ठीक है,
ने मानक और लेबलिंग कार्यक्रम, जिसे लोकप्रिय रूप से स्टार रेटिंग कहा गया। तो याद रखिएगा, जो स्टार रेटिंग है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लाया गया है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा 5 रेटिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसे लोकप्रिय रूप से स्टार रेटिंग भी कहा जाता है। मई 2022 में सीलिंग फैंस के लिए स्टार रेटिंग को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा, कब से किया गया? मई 2022 से। तो यह 2009 में लागू स्वैच्छिक कार्यक्रम से एक लंबे समय से प्रतीक्षित बदलाव था, लेकिन 5 स्टार जो पंखे हैं हमारे, उसकी लागत जो है वो सामान्य नॉन रेटेड पंखों की तुलना में दोगुनी है। तो ये भी बात देखने की है। और भारत का जो बाजार का कीमत है उसे अपनाने में अभी समस्या हो रही है कि लोग इसे खरीदने में भी सक्षम नहीं हो रहे। इससे निपटने के लिए क्या किया गया है? तो एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा ऐसा प्लान किया जा रहा है कि जो डिमांड एग्रीगेशन प्रोग्राम है टू सेल 10 मिलियन, ये प्लान किया गया है कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा, जिससे कि 10 मिलियन 5 स्टार सेलिंग फैंस को बेचने का एक मांग एकत्रित कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। यह कार्यक्रम जो है वो पंखा के बाजार को उसी तरह शुरू करेगा जिस तरह से एलईडी को प्रमोट किया गया था सरकार के द्वारा। और अभी वर्तमान समय में 99% लोग 100% भी बोल सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए 99% ही बोलना सही है कि 99% एलईडी बल्ब का उपयोग होता है पूरे भारत में। तो 2015 में लॉन्च किए गए उजाला कार्यक्रम ने 3 से 4 वर्षों की अवधि में एलईडी लैंप की कीमत को 400 से घटाकर 90 रुपए कर दिया, जिसके कारण अभी वर्तमान समय में हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग है, उसको बहुत तेजी से कम करने में हम सफल हो गए। लेकिन सीलिंग पंखे एलईडी की तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पंखा को लगाना बहुत ही मुश्किल है जबकि बल्ब को लगाना आसान है। तो यहाँ पे 4 बातें यहाँ पे कही गई है राइटर के द्वारा, जिसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। Here are 4 measures for a sustainable and beneficial transformation for fan market। तो 4 बातें कौन कौन सी है हम देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है एक प्रौद्योगिकी आज्ञावादी, मतलब कि टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक पॉलिसी, जिसमें कहा जाता है कि अभी एक जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा, जिसमें 10 मिलियन 5 स्टार पंखों को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। तो उसी की बात की गई है। लेकिन जो पंखा के पास प्रौद्योगिकी का एक व्यापक स्पेक्ट्रम है, वो प्रत्येक के अपने फायदे हैं। एक पॉलिसी जो एक से अधिक विशेषताओं को कवर करता है, वह लंबे समय में अधिक लागत प्रभावी होगा। और एक सामान्य सीलिंग पंखा समय परीक्षित इंडक्शन मोटर का उपयोग करता है, जो मजबूत है लेकिन ऊर्जा प्रदर्शन सीमाओं पर हो सकता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि इसमें कुछ चेंजिंग भी लाया जा सकता है, जैसे जो नॉन रेटेड पंखा है उसके जो हम मोटर उपयोग करते हैं उसको हम एक बेहतर मोटर में यूज कर सकते हैं, जिससे कि लोग उसी को यूज करें ज्यादा से ज्यादा, और उससे हमारा दोनों हित पूरा हो सके, कम पैसे भी रहें और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो। तो यहीं पे कहा जाता है बीएलडीसी, ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, जिसे कहा जाता है ब्रशलेस डीसी, बीएलडीसी मोटर। अब तक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एकमात्र तकनीक है जो 5 स्टार पंखों के लिए बेंचमार्क है, लेकिन इसमें घटकों के लिए आयात पर निर्भरता अधिक है, मतलब कि इसको बनाने के लिए हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर द कंपोनेंट बीएलडीसी जो हम बनाते हैं, इसके कारण ही ये बहुत महंगा है। जैसा कि बीईई के विनियमन परिवर्तन ने नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए कहा, परंतु यहाँ पे कहा जाता है कि मांग एकत्रीकरण के लिए एक मंच बनाने के लिए, जैसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने कहा कि जो 10 मिलियन की बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिलियन हम लोग पंखे बेचने का प्रोग्राम बना रहे हैं, परंतु ये जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है उसके कारण इसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे राइटर कर रहे हैं कि कीमत में कमी और गुणवत्ता के बीच संतुलन लाने की आवश्यकता है, मतलब कि मैनेज द बैलेंस बिटवीन प्राइस रिडक्शन एंड क्वालिटी। तो ऊर्जा कार्यक्रम के दौरान जैसे कि एलईडी के दाम को 400 से 90 रुपए पे लाया गया, उसी तरह एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि हम पंखों को दाम में कम किया जा सके। जहां बल्ब बदलना आसान है और सस्ता है, वहीं सीलिंग फैन जो है बहुत ही मुश्किल और जटिल प्रोसेस है, आम आदमी आसानी से नहीं बदल पाता है। तो यहाँ पे समस्या ये भी है, 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि आधे एलईडी ब्रांड जो है वो सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसी कारण वो अपना रेट घटा दिए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है रिपोर्ट में। निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद नई तकनीकों में उपभोक्ताओं के विश्वास में कमी ला सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि यहाँ पे हमें क्वालिटी भी ध्यान रखनी है, नहीं तो जो कस्टमर का
ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, उसमें भी कमी ला सकती है, इस जिससे कि जो कस्टमर है फिर से पुराने तकनीक पे लौट जाएंगे और जो हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली का जो एम है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फैन मार्केट बनाने का, वो हमारा पीछे हो जाएगा। इसलिए हमें क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। ठीक है। तीसरी बात कहते हैं उच्च दक्षता वाले पंखों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, थोड़ा सा राइटर ये कहते हैं कि अगर उच्च दक्षता की पंखा चाहिए तो थोड़ा सा हाई क्वालिटी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर हाई इफिशिएंसी फैंस, इसके लिए थोड़ा पैसा ज्यादा ही लग जाए लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, यही बातें थी यहाँ पे। भारत ने पहले ही 2021 में लगभग 5 मिलियन पंखों का निर्यात किया है। मुख्य रूप से यहाँ पे कहा जाता है कि भारत जो है वो लगातार पंखे एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया ऑलरेडी एक्सपोर्ट अबाउट 5 मिलियन फैंस प्राइमरीली टू यूएई। ठीक है, नेपाल, घाना, श्रीलंका, स्वीडन, ये भी याद रखिए कि भारत बहुत ज्यादा मात्रा में पंखों का एक्सपोर्ट भी करता है। तो इसके लिए भारत को और तेजी से इसमें इनोवेशन लाए, बीएलडीसी को प्रमोट करें, और जो हमें निर्भरता है विदेशी कंपनियों के द्वारा जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं बीएलडीसी पंखे बनाने के लिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, तो उसके लिए एक नए विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है जिससे कि हम बीएलडीसी पंखों का दाम कम कर सकें, जो नॉन रेटेड पंखा है उसके अनुसार आसपास ला सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हों बीएलडीसी पंखों की ओर, जिससे हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग है उसको कंट्रोल करने में सक्षम हो और 2030 तक का जो हमारा लक्ष्य है कार्बन इमिशन को 45% तक कम करने का, उसको पाने में सफल हो सके। तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे अंत में कहा जाता है कि मानक और लेवलिंग कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए संसाधन समर्पित करें। भारत का कम से कम 30% सीलिंग पंखा बाजार जो है वो असंगठित हो सकता है। इस खंड में नई तकनीकों को देर से अपनाने की संभावना है और इस बीच यह मूल्य संवेदनशील या साधारण उपभोक्ताओं को सस्ते और अकुशल पंखे बेचता रहेगा। जो लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, जो लाइसेंस नहीं लेते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं और मार्केट का जो क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा और अकुशल पंखे बेचने में सफल हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी बातें कही जा रही है। तो यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जाता है बी और उसकी राज्य नियमित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी बाजार निगरानी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए कि प्रमाणित ऊर्जा प्रदर्शन लेबल, ये लेबल लगाना अनिवार्य है, वाले उत्पादक उपभोक्ताओं तक पहुंचे। गैर अनुपालन मॉडल बाजार से बाहर कर दिए जाएं और नए ऊर्जा कुशल मॉडल, इसमें राइटर कहते हैं जो 30% जो सीलिंग पंखा है वो असंगठित पंखा बाजार से बेचा जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, जो नए नए इनोवेशन लेके आ रहे हैं सरकार, वो प्रमोट नहीं हो पा रहा है। तो इसे कहा जा रहा है बाहर निकाला जाए, जिसमें लेबल नहीं है या जो भारत के पॉलिसी के अनुसार नहीं है उसे बाहर निकाला जाए, जिससे कि हम जो नए नए इनोवेशन लाना चाह रहे हैं, मेनली बीएलडीसी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसको करने में सफल हो सके। तो जो फैन पंखे के बाजार में व्यवधान के पहले बड़े चरण से गुजर रहा है। ऊर्जा कुशल पंखे न केवल कमजोर आबादी को कम बिजली बिल के साथ साथ अत्यधिक गर्मी की घटनाओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा तक पहुंचने में मदद कर सकता है, बल्कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के केंद्र में भी है और इसके आर्थिक विकास में भी भूमिका निभा सकता है। यही बातें की जा रही है यहाँ पे इस आर्टिकल में। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम जो होता है मेनली एक धोखाधड़ी के लिए होता है। ये पिरामिड बनाते हैं, जैसे एक व्यक्ति यहाँ है, फिर दो व्यक्ति, एक व्यक्ति 10,000 रुपए लिए, ठीक है, उसके बाद ये दोनों से भी 10,000 रुपए लिए, इसको 10,000 रुपए लौटा दिया, फिर ये दोनों तो किसी से 10,000 रुपए लिए, यही चलता रहता है। इसे ही कहते हैं पिरामिडल प्रोसेस। तो इसमें मेनली जो कुछ बातें हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कथित तौर पर 2 लाख ग्राहकों को धोखा देने वाली एक निवेश योजना एक ऐसे व्यक्ति द्वारा शुरू की गई जिसने भारत के छोटे शहरों के लोगों से पैसा आकर्षित किया, जैसे सत्य सुंदर वारिक ने विस्तार किया। इसी की बातें की जा रही है कि कैसे उन्होंने क्रिप्टो करेंसी और विदेशी हैंड्स जो फॉरेनर्स हैं उनका उपयोग करके बनाए गए 1,000 करोड़ के बहुस्तरीय विपणन समूह के माध्यम से अपना जीवन बनाया, जब तक कि ओडिशा पुलिस यहाँ तक जब तक पहुंची, पॉन्जी स्कीम पकड़ती, जब तक इसने 1,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार कर लिया। तो यहाँ पे इसी बात को कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है कानून अब क्रिप्टो करेंसी व्यापार को कवर करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जो भी बातें कहा जाए कि आप जल्द से जल्द पैसा कमाने वाले हैं, लोक लुभावन बातें करें, उसमें कभी नहीं फंसना है। जैसे आज भी एसएमएस के द्वारा आता है कि आज आप 1 करोड़ जीत गए, 50 लाख जीत गए, लिंक में नीचे क्लिक करें, अपना अकाउंट नंबर दे। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपका
ऑलरेडी मोबाइल हैक हो जाएगा। तो ये सारे लोक लुभावन बातें कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं देगा, ठीक है। किसी को 1 रुपया देने की कोई 1 रुपया नहीं दे पाता है, आपको 50 लाख कोई क्यों देगा। क्लियर सोचने की बात है। तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि खुद जागरूक रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे बहुत से जो जागरूक व्यक्ति हैं उनके साथ भी धोखाधड़ी हो जाती है। यहाँ पे कहते हैं कम समय में पैसा डबल, बच के रहना, यह सब पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम एक निवेश धोखाधड़ी है जो मौजूदा निवेशकों को नए निवेशकों से एकत्रित धन से भुगतान करती है। अभी जो हम लोग पिरामिड वाला देखे ना, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे पिरामिड का भी एग्जांपल दिया गया। यह एक पिरामिड योजना की तरह कार्य करता है और एक नए निवेश को शामिल करने के लिए पुराने निवेश को रिटर्न प्रदान करता है। रिटर्न जो पिछला पैसा दिया था उसको रिटर्न कर देता है, जिससे कम या बिना किसी जोखिम के बड़े लाभ का वादा किया जाता है। लेकिन कई पॉन्जी स्कीम में धोखेबाज पैसा नहीं लगाते, इसके बजाय वे उसका उपयोग उन लोगों के भुगतान करने के लिए करते हैं जिन्होंने पहले निवेश किया था और कुछ अपने लिए रख लेते हैं। तो बहुत कम या कोई वैध कमाई नहीं होने के कारण पॉन्जी योजनाओं को जीवित रखने के लिए एक नए धन के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। उसके बाद जब नए निवेशकों को भर्ती करना कठिन हो जाता है या जब बड़ी संख्या में मौजूद निवेशक पैसा निकाल लेते हैं तो ये योजना ध्वस्त हो जाती है और यहीं पर स्कैम हो जाता है। पॉन्जी योजना का नाम चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1920 के दशक में डाक टिकट सट्टा योजना के जरिए निवेशकों को धोखा दिया था। तो 1920 में पॉन्जी चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये आमतौर पर बहुस्तरीय विपणन योजना है। हालांकि भारत में बहुस्तरीय विपणन स्वयं अवैध नहीं है क्योंकि वहां एक उत्पाद बेचा जा रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष विपणन कंपनियां पिरामिड या मनी सर्कुलेशन योजना को बढ़ावा नहीं देती है। तो यहाँ पे और कहा जाता है कि भारत में पॉन्जी योजनाओं के विरुद्ध कौन कौन से सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। तो पॉन्जी योजनाओं को प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन प्रतिबंध अधिनियम 1978 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया और यह एक केंद्रीय अधिनियमन है, लेकिन संबंधित राज्य सरकार इस कानून की प्रवर्तन एजेंसी होती है। इन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत भी निपटा जा सकता है। फिर फर्जी योजनाओं को रोकने के लिए अधिनियम जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 लागू किया जाता है। तो देख लीजिए 2-3 अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें निवारक के रूप में कार्य करने के लिए 1 वर्ष से 10 वर्ष तक की कड़ी सजा और 2 लाख से 50 करोड़ रुपए तक की जुर्माना का प्रावधान है। इसमें उन मामलों में जमा राशि के पुनर्भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त प्रावधान है जहां जमा अवैध रूप से जुटाया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि जो बरामद राशि होती है उसका पहला दावा जमाकर्ता का होगा, ये भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं एक अगला आर्टिकल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। इसमें मेनली कहा जाता है राइटर के द्वारा कि जो हम लोग आज़ाद हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आज़ादी के बाद जो हम लोग नए नए स्पेस में डेवलपमेंट किए हैं, इनोवेशंस किए हैं, DRDO, उसके बाद इसरो, तो ये सारी चीज़ों को 1960 में लाया गया, इसरो का बनाया गया, जिससे कि हम स्पेस के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। लेकिन यहाँ पे एक राइटर के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग बहुत सी चीज़ों में पीछे रह गए। जो भारत की मुख्य समस्याएं थी, गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे डेवलप नहीं कर पाए। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि अ नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स अंटिल वेर एस्टेब्लिश्ड इन डाइवर्स एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट इंक्लूड स्टील, फर्टिलाइजर, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी, ड्रग्स प्रोडक्शन एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो ये सारी चीजें उस समय उपयोग की गई, परंतु फिर भी जो ऐसी शानदार उपलब्धियां लाई गई, परंतु भारत के जो लाखों गरीब थे उनकी निरंतरता के साथ कहीं भी खड़ी नहीं रह पाई है। कि कुल मिलाकर इस सार्वजनिक निवेश से पता चलता है कि जो युवा राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत उस समय उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए लड़ रहा था। मतलब कि स्पेस के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा विकास किया जा सके। ऐसा माना जा सकता है कि नई प्रौद्योगिकियां देश की विकास की गति को तेज करेगी। जो 2 शताब्दी से उस समय जो हम लोग 200 सालों से अंग्रेजों के हाथों में गुलाम थे, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा देश का विकास हो। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो लीडर थे वो विक्रम साराभाई कल्पना किए थे और 1960 में उन्होंने शुरुआत की थी। यही बातें यहाँ पे की जा रही है। अनेक हम लोग उपग्रह के क्षेत्र में विकास किए, परंतु यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उस समय बड़ी मात्रा में हमारा असफल हो रहा था, फेलुअर हो रहा था, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में जो इंडियन टैक्स पेयर हैं उनके पैसे बर्बाद हो गए। वही पैसे अगर उस समय हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर गरीबी को कम करने के लिए उपयोग करते, रोजगार को सृजन करने के लिए उपयोग करते, तो आज देश की स्थिति और बेहतर होती। ऐसा ही कहा जा रहा है राइटर के द्वारा।
इसमें कहा जाता है कुछ बातें जो है पारिस्थिति से संबंधित है। परिस्थितियां उस समय ऐसी थी, जैसे 1950 से कुछ समय बाद जो इंटरनेट आया, तो इंटरनेट आया तो उस समय इंटरनेट पहली बार आया वो सैन्य व्यवस्था के लिए आया। उसके बाद धीरे धीरे ये कॉमर्शलाइज किया गया और सारे देश, जितने भी वैश्विक बड़े देश हैं, वो इंटरनेट का उपयोग अपने लाभ के लिए करने लगे, अपने मार्केट के विस्तार करने के लिए करने लगे। तो यही सारी चीजें कहा जाता है कि कुछ चीजें जो है वो परिस्थितियों के अनुसार है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो सभी जगह धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और जो लोग हाथ से हथकरघा के द्वारा अनेक प्रकार का इंडस्ट्री चला रहे थे, उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, जिसका मशीन से चल रहा था। ठीक है, तो उसकी तुलना में ये लोग कम प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसलिए हथकरघा का उपयोग कम हो गया। तो यही चीजें यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण भारत इसमें आगे बढ़ता गया। भारत में राज्य के समर्थन से निर्मित तकनीकी क्षमताओं ने, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में निजी उद्यम, जितने भी निजी उद्यम हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी फले फूले। पेशेवर जिन्होंने पहले भारत के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित किया था, उन्हें विश्व स्तर पर नेतृत्व की स्थिति मिली, जिससे कि भारत के रणनीतिक महत्व को भी गहरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ। यही बातें यहाँ पे कही जा रही है। लेकिन यहाँ जो असमानताएं जो रह गई देश में, जाति, धर्म, ये सब का विकास नहीं हो पाया। जैसे सरकार ने प्रौद्योगिकी निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही अधिक काम किया, लेकिन इससे विपरीत ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य या सरकार असमानताओं को कम करने या सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर पाई। स्वतंत्र भारत ने भूमि पुनर्वितरण का कोई सफल कार्यक्रम लागू नहीं किया, ऐसा राइटर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि कोई भी सफल कार्यक्रम लागू नहीं किया गया जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। और दलितों और अनुसूचित जाति मतलब SC/ST आबादी सहित सामाजिक रूप से उत्पीड़ित समूहों के बीच संपत्ति का जो स्वामित्व था वो बहुत ही कम था। यहाँ पे कहा जाता है ऑनरशिप ऑफ एसेट कंटिन्यूज टू बी वेरी लो एमंग द सोशली ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज इंक्लूडिंग दलित्स और द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजों को सरकार देख नहीं पाई, नजरअंदाज कर दी, जिसके कारण आज बहुत सी सामाजिक असमानताएं उत्पन्न हो गई है जो देश के विकास में बहुत बड़ी बाधक है। और यहाँ पे कहा जाता है जो वंचितों के लिए संपत्ति की कमी के कारण होने वाले नुकसान जो है वो शिक्षा प्राप्त करने में बाधा में बदल गई, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। और जिस अभी भी कहा जाता है ना, जो मुश्किल से 10 से 15 व्यक्ति ऐसे हैं भारत के जिसके पास लगभग 90% एसेट है, 90% जो धन है भारत का वो मात्र 10 से 15 लोगों के पास ही है। तो ये जो असमानता है समाज की, उसी समय अगर भारत सरकार ध्यान देती तो आज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता और आज ये समस्याएं असमानताएं उत्पन्न नहीं होती और सभी लोग शिक्षित होते। तो जनता के लिए जो बुनियादी शिक्षा में लगातार कम निवेश किया गया, इसी को मुख्य कारण बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। तो इसके परिणाम में कहा जाता है कि सामाजिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से जो निर्धारित असमानताएं हैं वो श्रम बाजार में भी दोहराई जाने लगी, क्योंकि नौकरियां ही नहीं थी, अशिक्षा थी। इसके लिए ये लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ज्यादा से ज्यादा गए। 2021-22 में सभी SC श्रमिकों में से 38.2% कैजुअल थे, जो अपनी आजीविका ज्यादातर कठिन शारीरिक श्रम से कमाते थे। ठीक है, वो लेबर थे। और अन्य समान श्रेणी की जो जातियां थी उसके लेबर मात्र 11.2%, जबकि जनसंख्या की तुलना की जाए तो SC का जनसंख्या बहुत कम था, जबकि अन्य जातियों को एक साथ जोड़ दिया जाए। तो यहीं पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जापान और चीन सहित पूर्वी एशियाई देशों के साथ विरोधाभास उल्लेखनीय है। यहाँ पे उस समय जापान और चीन के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी। वहां 1950 के दशक तक ही भूमि सुधारों, यहाँ पे राइटर कहते हैं, वहां पे जापान और चाइना जैसे देशों में ही 1950 में ही लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर मेजर्स हैड क्रिएटेड अ रिलेटिवली इग्लिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी गलती हो गई भारत में कि 1950 के दशक तक ही भूमि सुधारों और अन्य उपायों ने अपेक्षाकृत समाजवादी सामाजिक संरचना का निर्माण कर दिया था जो चीन और जापान था, जिसके बाद के वर्षों में प्रगतिशील आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का आधार बनाया गया। इस कारण अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि चीन और जापान में स्थितियां बहुत ही अलग है, वो देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तो असमानता के बने रहने से भारत में औद्योगिक और आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हमारा जो शुरुआत की गलतियां था, भूमि सुधार नहीं किया गया और उत्पीड़ित समुदाय को सही तरीके से शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया,
तो ये सारी समस्याएं जो उत्पन्न हो गई, जिसके कारण भारत में औद्योगिक और आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा और आज वर्तमान में भारत का 83 रुपये 84 रुपया $1 का कीमत है। तो यही डिफरेंस हो गया। तो घरेलू जो मांग है वो असंतुलित रही, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर उच्च आय वर्ग से आती है, जो आबादी का केवल एक छोटा भाग है, हालांकि पूर्ण संख्या में पर्याप्त हिस्सा है। इससे खाद्य उत्पादों और परिधानों सहित उच्च गुणवत्ता, बड़े पैमाने पर उपभोग वाली वस्तुओं के विनिर्माण की, जो बड़े स्तर के विनिर्माण, जो महंगे चीजें हैं, उसका विनिर्माण धीमा रह गया, क्योंकि उसका जो उपयोग था वो पैसे वाले लोग करते थे, जो शिक्षित लोग थे। तो भारत में जो अधिकांश जनसंख्या थे वो शिक्षित ही नहीं था, तो शिक्षा के लिए ध्यान नहीं दिया गया। इसकी मुख्य बातें यहाँ पे की जा रही है। इंटरप्रेन्योरशिप टू हैड इमर्ज फ्रॉम अ नैरो सोशल बेस, यही मुख्य कारण था। आगे राइटर कहते हैं कि हमें इस बात की स्पष्ट पहचान करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी विकास रणनीति, मतलब कि एम्बिशियस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है महत्वाकांक्षी विकास रणनीति के साथ क्या गलत हुआ और हमने इसे कहाँ सही किया। उदार राज्य समर्थन के साथ तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का निर्माण करने का शारीरिक प्रयास सही काम है, और अगर देश को तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों, चाहे वह सेमीकंडक्टर हो, यहाँ पे क्लियर कहा गया सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात की गई। तो 1991 के बाद भारत ने गलती से यह मानकर औद्योगिक विकास की योजना बनाना छोड़ दिया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक नीति की कोई भूमिका नहीं है। तो 1991 के बाद से ये जो पुरानी जो नीतियां थी उसे कम की, जिससे कि हमारा एफडीआई बढ़ा, विदेशों से हम लोग पैसे लेने लगे, जिससे कि हमारा एक्सपेंशन हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तो अब उस त्रुटि को जारी रखना महंगा हो रहा था। तो ऐसे समय में जब अमेरिका और चीन दोनों अपने उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन दे रहे थे, ठीक है, 1991 का समय है, तो साथ ही भारत को आर्थिक विकास को अधिक समावेशी, सस्टेनेबल बनाने की आवश्यकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। एट द सेम टाइम इंडिया मस्ट रीडबल एफर्ट्स टू मेक इकोनॉमिक ग्रोथ मोर इंक्लूसिव, मतलब कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से फायदा हो सके, इसी को बोलते हैं समावेशी, और व्यापक आधार वाला बनाने के लिए प्रयासों को दोगुना करना होगा, अपने एफर्ट्स को दोगुना करना होगा, ऐसा 1991 में कहा गया। तो वंचित सहित सभी लोगों के लिए सही डायरेक्ट सकारात्मक होगा, मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है इंक्लूडिंग द डिस्पोज्ड, जिससे कि हम लोग एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, जो हायर एजुकेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और खुद को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, उसका भारत का जो मिशन होगा वो आधा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, हाफ बॉर्न, उसी को कहा जाता है कि जो हम लोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए आधा रास्ता तय कर लेंगे, अगर हम लोग ये सारे समावेशी विकास के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं और जिससे वंचित लोगों को आगे बढ़ाते हैं, समावेशी विकास करते हैं, तो जो भारत का विकास है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो ऑलरेडी आधा रास्ता तय कर लेगा। अब अगर देश की अरबों की आबादी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए, मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड द अपवर्ड मोबिलिटी, अगर ऊपर की ओर विकास करना मतलब तेजी से बढ़ना है अगर देश को, तो उसके लिए आवश्यक सामाजिक और मानवीय क्षमताओं को हासिल करना होगा। तो उसके लिए हमें आवश्यक सामाजिक और मानवीय क्षमताओं को हासिल करना होगा, जिससे कि हम आर्थिक प्रगति करके और चंद्रयान जैसे जो हम लोग मिशन अभी कामयाब किए हैं चंद्रयान 3 को, उसी तरह से निरंतर आगे बढ़ सके। तो यही बातें पूर्णतः राइटर कह रहे थे कि जो हम गलतियां किए थे इंडिपेंडेंस के समय, हमने चीन से और जापान से सीखने की आवश्यकता है, और उन्होंने छोटी सी चीजें परिवर्तित कर दी थी, जिससे आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलबिंगनेस, उसके बाद लिटरेसी रेट, सारी चीजें अच्छा है। तो हमें अभी वर्तमान में सुधारने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने की है, और सबसे बड़ी बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास की बात की गई, जिससे कि समाज के सभी तबके का बराबर विकास किया जा सके, ठीक है, जिससे कि भारत बहुत तेजी से एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो सके। यही बातें इसमें लिखी हुई है। जो भी चीजें मैं बोला हूं एकदम एक एक पॉइंट इसमें है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए, इसे मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो ऑलरेडी दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, जिसे भी नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो द हिंदू में दिए हुए थे, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।